भारत ने अपनी आज़ादी से लेकर के अभी तक कुल 15 प्रधानमंत्रियों को देश को दिए हैं। सभी प्रधानमंत्रियों का अपना एक कार्यकाल रहा है। उस कार्यकाल में उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देश के विकास के रूप में वो बहुत से कार्य भी किए हैं। दोस्तों, इसमें इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो देश के लिए हितकर भी हुई हैं और देश के लिए अहितकर भी हुई हैं। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपके बीच में एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें मैं सभी प्रधानमंत्रियों को आपके बीच में रखने वाला हूं। कहने का मतलब है कि सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को आपके बीच में रखूंगा, उसमें उनके कार्यों को और उन समय की होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत से चीज़ों को हम पास्ट के चीज़ों को भूल गए हैं और वर्तमान के चीज़ों को हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से तथ्य को हम लोग बेहतर तरीके से नहीं जान पाते हैं, समझ पाते हैं। मेरा इन वीडियोस के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि आपके बीच में उन सभी तरह के फैक्ट्स को रख सकूं, ताकि एक बेहतर नॉलेज आपको गेन हो सके इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के घटनाओं से और इनके कार्यों से। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनके बारे में, इनके कार्यकाल को पर एक दृष्टि रखूंगा, साथ ही साथ इनके समय में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को, जिसने देश की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में भी बात करूंगा। इनके महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो देश के लिए किस तरह हितकर हुए, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन सब वीडियो की तरह इसमें भी मैं चाहूँगा आपसे एक अपील करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाला भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल का। उनके पूरे जीवनी को आपके बीच में मैं नहीं रखने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो प्रयास है वो आपके बीच में इनके प्रधानमंत्रित्व काल के सभी कार्यों और महत्वपूर्ण होने वाली घटनाओं को आपके बीच में रखने का। तो दोस्तों, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की अब बात करते हैं तो देखिए, 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में इन्होंने झंडा फहराया और इन्होंने झंडा फहराने के साथ ही इस चीज़ का संकेत दे दिया कि आने वाले समय में, उसे पूर्ण स्वराज का कहा गया था। जब 26 जनवरी 1950 को रावी नदी के तट पर ये इन्होंने झंडा फहराया, तो उस समय इसे पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का हर साल 26 जनवरी को कहा गया था। और उसमें एक चीज़ सामने आई थी कि ये जवाहरलाल नेहरू जो होंगे वो आने वाले समय में आज़ाद भारत में, जिसकी लड़ाई हर क्रांतिकारी, हर तरह के व्यक्ति और हर तरह के कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों या हर जनता जो उस समय भारत से बिलोंग करता था, वो देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू जिस दिन झंडा फहराए थे पहली बार, उस समय ही ये क्लियर हो गया था कि आज़ाद भारत में वो देश के एक महत्वपूर्ण प्रशासक बनने वाले हैं। और इस दिशा में काम भी चल रहा था और बहुत बेहतर तरीके से ये आगे बढ़ रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो उस समय ये जेल भी गए थे, 3 साल ये जेल में रहे। 42 में इनकी गिरफ्तारी हुई, 45 में ये छूटे। तो एक राजनेता के रूप में, एक बेहतर राजनेता के रूप में इन्होंने अपना व्यक्तित्व स्थापित किया था, इसमें कोई शक नहीं। जब 1947 में देश को आज़ादी मिली और
उस समय जब आज़ादी मिलने के बाद ये कांग्रेस के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो एक वोटिंग करवाया गया। एक वोटिंग का पूरा मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और उस प्लेटफॉर्म पर 3 लोग सामने आए। कौन कौन? तो उसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JV कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इन तीनों में वोटिंग हुआ और जानते हैं इस वोटिंग का जो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि सबसे अधिक जो वोट किनको मिले, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे नंबर पर आचार्य JV कृपलानी रहे थे और तीसरे नंबर पर हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काबिज हुए, ये तीसरे नंबर पर रहे थे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर क्या हुआ? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी का राजनीतिक पुत्र कहा जाता था, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि ये गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत पूजनीय था। हर कोई इन्हें देवता स्वरूप मानता था, इसे ही इनको राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया गया था। इन्होंने उन दोनों से कह दिया कि आप हट जाएं और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने दें। उन्होंने उनकी बात को अपने लिए आदेश समझा और इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में उस कांग्रेस के अधिवेशन में, ये कांग्रेस के सभा में इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया गया और 1947 में ये देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, उस समय से लेकर के आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति, एक सुलझे हुए, एक समझदार व्यक्तियों में गिनती इनकी आती है और ऐसा राजनेता शायद भारत दोबारा पैदा कर पाएगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में। दोस्तों, उन्होंने 1947 के बाद से बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए जो देश के विकास में एक नींव का काम किया। अगर उनके विकास की बात करें तो 1950 में उन्होंने योजना आयोग का गठन किया। 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग की स्थापना इन्होंने की। आप जानते हैं कि योजना आयोग का जो ये सदस्य तो होते ही हैं, इसके जो महत्वपूर्ण प्रशासक होते हैं उसमें जो इसके चेयरमैन होते हैं, यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इन्होंने वहीं से शुरुआत किया देश के विकास में एक नींव बनने का। और योजना आयोग क्या था? योजना आयोग एक योजना बनाया कि देश का विकास किस तरह से करना चाहिए और उसी समय से हर बार योजना आयोग की बैठक में ये निर्णय लिया जाता था कि देश में किस चीज़ की कमी है और किन सब चीज़ों की ज़रूरत है जिससे देश आगे बढ़ सके। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया योजना आयोग की स्थापना करके। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने क्या शुरू किया? इन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू की। इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक था, उसमें कृषि को प्राथमिकता दिया। एक महत्वपूर्ण भूमि जो सबसे पहले ये हर कोई जानता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो वो समय जितनी कृषि हमारे यहाँ डेवलप थी, शायद उतनी ज़्यादा अब नहीं है या उतना ज़्यादा हम कृषि पर अब फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों, उस समय की जो स्थिति थी उसमें कृषि पर जोर देना सबसे पहला प्राथमिकता था और उस पर जवाहरलाल नेहरू ने कार्य किया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सबसे पहले कृषि को पंचवर्षीय योजना में रखा और इसके सभी पक्षों पर विकास की ओर देखा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने उद्योग के ऊपर ध्यान केंद्रित किया।
उद्योग के ऊपर इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसमें क्या क्या था? तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। बहुत से और कार्य इन्होंने किए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरी बात करेंगे तो हम थोड़ा सा इस वीडियो को बड़ा करने की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम इनके प्रधानमंत्रित्व काल की ओर आते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने ये 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं इनके रीजन में हुआ और इन्होंने शुभारंभ किया। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। लेकिन 62 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो शुभारंभ तो इन्होंने नहीं किया। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना तो असफल योजना कहलाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि इन्होंने और कौन से कार्य किए। देखिए, ये तो था विकास के कार्यों की तरफ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इनके विदेश नीति की तरफ। पंडित नेहरू के विद्वता और विचारों से पूरी दुनिया अवगत थी और पूरी दुनिया इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती थी। भारत के विदेश नीति के विकास में जवाहरलाल नेहरू की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसके अंतर्गत इन्होंने किया वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की शुरुआत इन्होंने 1950 से ही विश्व के कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ शुरू कर दी थी। इसमें इनका साथ बहुत से नेताओं ने दिया, जिसमें आपको ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी रह चुके थे, अब्दुल गमाल नासिरी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, इन सभी नेताओं के साथ मिलकर के इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था, जो इसका थीम था, वो था एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मा करने का, साथ ही साथ पावर ब्लॉक के देशों के विरोध के साथ नहीं जाने का, क्योंकि उस समय एक शीत युद्ध चल रहा था यूएसएसआर और विश्व के अन्य महत्वपूर्ण विकसित राष्ट्रों के बीच में। उसमें इस लफड़े में ये विकसित राष्ट्र नहीं पड़ना चाहते थे, ये एक तीसरी दुनिया में जीना चाहते थे, जो वो दुनिया जो हो वो विकासशील देशों का हो और ये शांतिपूर्वक अपने विकास को आगे, विकास की नीतियों को आगे बढ़ाते रहे। और अन्य महत्वपूर्ण विदेश नीति के बारे में बात करें जवाहरलाल नेहरू का, तो उसमें बहुत से कार्य हैं इनके, जैसे आपको इसमें कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद को सुलझाने में और कांगो समझौता, ऐसे जो विश्व के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसमें इन्होंने एक मध्यस्थता की भूमिका निभा करके इन विवादों को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही बर्लिन, आपको पश्चिम बर्लिन, ये ऑस्ट्रिया और कांगो जैसे विश्व के उस समय महत्वपूर्ण विस्फोटक मुद्दे थे, उन सब में पर्दे के पीछे रह करके इन्होंने मध्यस्थता की और इन विवादों को सुलझाया। इससे भारत का कद विश्व में बहुत ऊंचा उठा। तो पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति अपनाई, शायद हम देखें कि आगे आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐसा किया। हम देखेंगे एक अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने अपने विदेश नीति में क्या किया। तो पंडित नेहरू ने जो ये नींव बनाई, सभी उसी नींव पर आगे बढ़े। एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी होना, भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और विश्व के विस्फोटक मुद्दों को अपनी चतुराई और अपनी विचारों से सुलझा देना, ये नेहरू को छोड़ करके शायद अभी वर्तमान तक किसी राजनेता में ये गुण आया हो। दोस्तों, इसीलिए उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर किसी राजनेता के अच्छे दिन आते हैं तो साथ ही साथ उनके कार्यों के द्वारा, कुछ अच्छे कार्यों के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे उन्हें आरोपित घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो
जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए कटघरे में खड़ा करती है। इसमें दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो है एक कश्मीर मुद्दा और दूसरा जो है वो है चीन के साथ युद्ध। कश्मीर मुद्दा सुलझाने में इन्होंने थोड़ा सा जल्दीबाजी किया था, जिसमें क्या था कि जैसे हमारी जो सेना थी जब देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उसके बाद जब पाकिस्तान हम पर हमला किया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दिए और हम कश्मीर के 3 हिस्से को अपने अंडर में ले लिए। लेकिन अचानक से दोस्तों 31 दिसंबर 1948 को के मध्य रात्रि को युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। हमारी सेना जो कश्मीर के 3 हिस्सा को बचाने में सक्षम थी, हम 3 हिस्सा में कश्मीर के हमारी सेना पहुंच चुकी थी और वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ चुकी थी। और वहां तक पहुंचने के बाद जब नेहरू जी ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी तो हमारी सेना को वापस आना पड़ा। कहा गया कि युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन वास्तविकता यही थी और इसीलिए नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जाता है। एक दूसरा चीज़ है चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद का उत्पन्न होना और इसका अंत 1962 के युद्ध के साथ। दोस्तों इसमें क्या है कि देखिए, ये जो चीन था इसने हिमालय के क्षेत्रों पर इसका नज़र था और ये हिमालय के क्षेत्रों को हमसे छीनना चाहता था और ये सीमा विवाद का रूप ये इसको देना चाहता है। इसके पीछे बहुत सारे अन्य मकसद भी थे, पर सीमा विवाद की जो बात करते हैं वो सीमा हिमालय के क्षेत्रों को लेकर के था। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो हमारे पीठ पर खंजर भोंका इन चीनियों ने और इनके नेहरू के मित्रता का गला घोंटा इस चीनियों ने, उसमें क्या था कि सबसे बड़ा कारण था कि उस समय जो तिब्बत विद्रोह हुआ था उसमें दलाई लामा को भारत ने शरण दिया और भारत ने जो शरण दिया इसका बदला चीन लेना चाहता था सीमा विवाद के रूप में। मतलब कहा जाता है कि एक तीर से 2 निशाना, वो ये करना चाहता था। और बहुत से महत्वपूर्ण कारण थे इसमें। एक महत्वपूर्ण कारण कूटनिरपेक्ष आंदोलन को भी कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि भारत का कद बढ़ रहा था विश्व में, नेहरू के नीतियों और इनकी चतुराइयों, इनके विचारों से भारत का कद बहुत ऊंचा हो रहा था और ये चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था जो चीनी मीडिया में कई बार आया। लेकिन जिस तरह से नेहरू जी के मित्रता के विश्वास पर इसने कुठाराघात किया और 1962 का जो युद्ध हुआ, ये 20 अक्टूबर 1962 में इस चीन ने हम भारतीयों पर हमला किया और ये युद्ध 21 नवंबर 1962 तक चला और इसमें हमारी पराजय हुई। बहुत से भाग हम चीनियों के हाथे गंवा दिए। दोस्तों इससे क्या हुआ कि नेहरू जी को एक चोट पहुंचा और इससे वो बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई 1962 में, यानी एक हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। वो मृत्यु अभी 27 में जो हम अभी 27 में 1962 को 27 में 1962 को अभी हम लोग 27 मई को उनकी पुण्यतिथि मनाए। तो दोस्तों इस तरह से एक प्रखर राजनेता, एक विचारक, एक बुद्धिमान राजनेता का अंत हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।